अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। 14 और 15 अगस्त 2023 की दरमियानी शब अगरचे निगरान वज़ीर आला सिंध का फ़ैसला हो गया था, 11:50 पर बाकायदा अनाउंस भी कर दिया गया। और इस हवाले से जो मेयर कराची हैं ख़ास तौर पर वो आए और उन्होंने बताया कि हमारा इत्तफ़ाक़ हो गया जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर। लेकिन असल ख़बर ये नहीं है। असल ख़बर ये है कि इतना डिले क्यों हुआ, रात 12 बजे तक क्यों इंतज़ार किया गया, और दूसरी बात यह है कि किन शराइत पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला सिंध बनाया गया, और उससे भी अगला बात कि इसकी सबकी ज़मानत किसने दी है और ये क्या सारा मामला था, ये मैं आपको सबसे पहले आपको आगाह करता हूँ। जी, बज़ाहिर तो जब वज़ीर आला सिंध ने कहा था मुराद अली शाह ने कि जी वफाक की तरह हमारा ऊपर से कोई वज़ीर आला का नाम नहीं आएगा और हम खुद फ़ैसला करेंगे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। हकीकत ये थी कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और इस सारी कहानी से जो मैं आपको अभी बयान करने लगा हूँ, इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आखिर क्या जल्दी पड़ी थी पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने फौरी तौर पर जो पीटीआई के अपोजिशन लीडर थे हलीम आदिल शेख साहब, उनको तब्दील करके एमक्यूएम की राना अंसार को जो है वो अपोजिशन लीडर बनाया था। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर कोई लोग इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं तो वो दो अफराद हैं। नंबर एक तो फैसल वोडा साहब हैं, आपको पता है कराची से उनका ताल्लुक़ है, पीटीआई के साबिक मुनहरिफ रहनुमा हैं। और दूसरी तरफ कोई अगर बिल्कुल एग्जैक्ट तर्जुमानी कर रहा है तो वो कर रहे हैं जनाब कामरान खान साहब, जो दुनिया टीवी पर आजकल मौजूद हैं और दुनिया कामरान खान के साथ प्रोग्राम करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अरसा तक वो जियो पर काम करते रहे, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। और इस हवाले से जो जंग और जियो ग्रुप के और दी न्यूज़ ग्रुप के साबिक ग्रुप एडिटर जो शाहीन साहब हैं, वो इस हवाले से काफ़ी इजहार ख्याल कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि कामरान खान साहब की जो ओरिएंटेशन है, उनका जो निकलना है वो इस्टेब्लिशमेंट से है, वो उनकी अव्वल भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, आखिर भी इस्टेब्लिशमेंट है। लिहाजा इस वक्त एक बात और भी दरमियान में मैं अर्ज़ कर दूं कि ये कामरान खान साहब इतने अहम हैं कि हो सकता है ये जो कैबिनेट केयर टेकर कैबिनेट बन रही है उसमें वज़ीर इत्तलात ही ना बन जाएं। बहरहाल इन दोनों लोगों ने कुछ हमें पहले बता दिया था, और ये जो फैसल वोडा साहब हैं वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया करते थे वो करते थे कि ये एक्सपायर्ड सियासतदान हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कामरान खान साहब ने तो बहुत खुलकर आकर कह दिया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था, सिर्फ मैं एक ट्वीट जो है ना पढ़कर आपको सिर्फ सुना देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कामरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं, अनवारुल हक काकड़ की निगरान वज़ीर आज़म तैनाती ने चार बार हुक्मरानी करने वाले ख़ानदानों में सख्ता तारी कर दिया है। चार बार। अब आप बताएं कि कौन चार बार? सिर्फ दो हैं, पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून। वो सियासी जमातें हैं या ख़ानदान हैं जो चार बार हुक्मरानी कर चुके हैं। तो चार बार हुक्मरानी करने वाले ख़ानदानों में सख्ता तारी कर दी है। अब इंशाअल्लाह सिंध में 15 साल से जारी निज़ाम के ख़ात्मे की बारी है। ये ख़ास तौर पर ट्वीट पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा था, हालांकि ये अनवारुल हक काकड़ की बात कर रहा है। अब अनवारुल हक काकड़ तो वफाक में उनका सिंध से मतलब क्या, इतना डायरेक्टली तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं अनवारुल हक काकड़ की तैनाती ने सिंध में सख्ता तारी कर दी है और वहाँ जो 15 साल से जो जारी निज़ाम है उसके ख़ात्मे की बारी है। वो कहते हैं जी कि तमाम आसार बता रहे हैं सिंध में निगरान वज़ीर आला और निगरान हुकूमत सिस्टम निज़ाम का ख़ात्मा करेगी। 15 साल से अरबों खरबों की रिश्वतें हज़म करने वाली माफिया की गर्दनें नापी जाएंगी। माफिया को मुअन्नस लिखा है, माफिया वैसे मुज़क्कर होता है। और लिखते हैं कि जनाब मुराद अली सरकार का एहतसाब होगा। ये उन्होंने 3 दिन पहले ही ये ट्वीट कर दिया था। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी कहानी समझ आएगी कि ये जो हलीम आदिल शेख साहब को जनाब अपोजिशन लीडर के तौर पर हटाया था, ये क्यों हटाया था। अब सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं कि आईबी ने पहले ही बता दिया था, जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी बता दिया था और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को भी बता दिया था
के जो आसार हैं वो कोई साफ नज़र नहीं आ रहे, और आप खुशियाँ मना रहे हैं जनाब कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को दबाया हुआ है, मारा हुआ है, दंड बुरा हाल किया हुआ है, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है और हम बड़े ऐश करेंगे, ऐसा जनाब नहीं होगा। और अब आपकी बारी आने वाली है। जब ये सूरत हाल हुई तो उस वक्त आपको याद है बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम इदारों की मुदाखलत ख़त्म नहीं कर सके। जो आप फेयरवेल उन्होंने खिताब किया था कौमी असम्बली में, आखिरी खिताब उसमें उन्होंने कहा था। और साथ ही उन्होंने थोड़ा सा चेंज, अनवारुल हक पर भी उन्होंने कहा था जी काकड़ साहब, खुर्शीद शाह ये हमारा नहीं है, हमने तो इनका नाम ही नहीं दिया। लेकिन असल मसला कहाँ हुआ, जब उनको पता चला कि ये सारी सूरत हो सकती है तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर ये जो निगरान वज़ीर आला का मामला है, हलीम आदिल शेख साहब अड़ गए और उनकी पार्लिमानी पार्टी भी अड़ गई, तो ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन के पास मामला चला जाएगा तो फिर पीपल्स पार्टी की नहीं मानी जाएगी। फिर ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की मानी जाएगी, और फिर वहाँ से जो हुक्म होगा वो होगा। लिहाजा उन्होंने बड़ी चालाकी से आखिरी चंद दिनों में उन्होंने हलीम आदिल शेख साहब को साइड पर किया, GDO को बनाया, MQM को बनाया, उन्होंने कहा जी हम आपको अपोजिशन लीडर दे रहे हैं, और फिर अपोजिशन लीडर उनको राना अंसार को उन्होंने बता दिया। अच्छा, वो खातून है, वो जनाब बहुत ज़्यादा इतना सियासत में जिस तरह कहते हैं ना, सीनियर पार्लियामेंटेरियन तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा एक्टिव वो बिल्कुल नहीं है, और वो बार बार शुक्रिया अदा करती रही, जी मेहरबानी मेहरबानी आपने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया है। तो ये वो कड़ियाँ चल रही थी और इन्हें ख़तरा था कि अब गड़बड़ हो जाएगी। अब इन्होंने अपना अपोजिशन लीडर तो बना लिया MQM का। अब मुराद अली शाह साहब को बाकायदा कामरान ने खाते कि तेरी तो गर्दनें नापी जाएंगी, और अरबों नहीं खरबों रुपए रिश्वतें, 15 साल के जो स्कैंडल है सिंध के वो खरबों रुपए हैं। अब इनको जनाब अपनी पड़ गई। अब इन्होंने कहा जी कि क्या किया जाए, कोई ना कोई ऐसा नाम दिया जाए जिस पर इत्तफाक हो जाए। दूसरी तरफ जनाब MQM नहीं मान रही थी, MQM को भी इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। अब बड़ी मुश्किल आन पड़ी। अब 3 दिन तक मुसलसल मुराद अली शाह जनाब और दीगर तमाम पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं वो MQM को मनाते रहे कि खुदा के लिए आप मान जाएं, कोई भी नाम मेरे, अब ये मामला एस्टेब्लिशमेंट के पास ना जाए, लेकिन कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार था। आखिरकार जनाब मैं आप बताता हूँ जनाब, जो ये साको सबाक के बाद कि ऐसे में जनाब कामरान टसूरी साहब दरमियान में आए और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से बात की। उन्होंने कहा जी बात ये है, ये मामला बिगड़ता जा रहा है और गड़बड़ हो जाएगी, और अभी तो बहुत सारे फैसले नहीं हुए, अभी आपकी PTI से गड़बड़ चल रही, एकदम आपने पीपल्स पार्टी को मुखालिफ बना लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन्हें कहा गया कि नहीं जी, हमने जो केयर टेकर लाना है वो जब तक हमारे मामलात पर पूरा नहीं उतरेगा उस वक्त तक कोई ऐसा केयर टेकर नहीं बनाया जाएगा। इस हवाले से GDA भी अड़ी हुई थी। तो अब जनाब इसकी ज़मानत जो दी है वो कामरान टसूरी साहब ने दी है। कामरान साहब टसूरी साहब को आप खुद जानते हैं, वो तो वो शख्स थे जो MQM में तनाज़े का सबब बने थे, जिनकी वजह से MQM टूट गई थी, MQM पाकिस्तान। अब वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही गवर्नर बने और वहाँ पर बाकायदा एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं उन्होंने ये सारी की सारी जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा जी मैं मामलात को हल कर देता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो, जब बहुत मिन्नत जारी की तो उन्होंने की। अच्छा एक बात बताऊँ, जो वफाक में है, वफाक में इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी फैसले किए खुद किए, ना उन्होंने राजा रियाज साहब को बताया, ना जनाब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताया, बल्कि उन्होंने इंटरनल सेटअप था, मैं वो नाम नहीं ले सकता, सीधी सी बात है, जिन्होंने बाकायदा ये अरेंज किया और आखिर में मुबैना तौर पर MS की तरफ से जनाब वो पर्ची जाकर दी गई वहाँ पर जो वज़ीर आज़म हाउस में, यानी राजा साहब को, राजा रियाज साहब से कहा गया कि आप वज़ीर आज़म हाउस चलें। उन्होंने कहा जी नाम आपको वहीं पता चल जाएगा। आगे शहबाज शरीफ साहब से कहा गया कि आप जी चाय पानी का बंदोबस्त करें, अभी नाम फाइनल होना है, और वो आकर उन्होंने कहा जी नाम तो बता दें। उन्होंने कहा जी वो अब पता चल जाएगा, आप चाय पानी का बंदोबस्त करें। और वो शहबाज साहब जो जनाब फैसला कर चुके थे कि 2-3 दिन में, साफ़ियों को भी कह चुके थे 10-15 मिनट पहले कि जनाब 2-3 दिन में फ़ैसला हो जाएगा, उनको हुक्म दिया गया कि फ़ौरन फ़ैसला करो। राजा रियाज साहब पहुँचे, वो बैठ गए, उन्होंने कहा जी हाँ जी। ऐसे में जनाब सुना है कि एक जनाब साहब आए, वो जो बड़े अहम तरीन हैं, उन्होंने आके पर्ची राजा रियाज साहब को दी। उन्होंने कहा जी दोनों साइन करें, और दोनों ने साइन कर दी। मतलब उसमें जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तैनाती है उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने किसी पर एतबार किया ही नहीं है। लेकिन ये जो सिंध का केयर टेकर मिनिस्टर है,
इसमें जनाब उन्होंने एतबार कर लिया है कामरान टेसूरी पर। उसने कहा जी मैं ज़मानत देता हूँ, ये एक पल भी इधर उधर नहीं हिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जनाब जस्टिस साहब से पूछा गया, ARY ने जनाब फौरी थोड़ी देर बाद पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी मुझसे बातें चल रही थी और मुझे बताया गया था। अब जनाब उनसे यकीन दहानी ली गई है कि आप जनाब जो हुक्म होगा उस पर पूरा उतरेंगे, वरना ये बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो उसका कला सिंध वो जाने नहीं देना चाह रही, और जब उनको तैनाती से पहले ही कह दिया जाए कि आपकी अरबों खरबों रुपए की करप्शन है और आपको जनाब गर्दनें नापी जाएंगी, मुराद अली शेख का नाम भी ले दिया जाए, तो उनके तो अब घंटियाँ बज जानी थी। तो उन्होंने जनाब फिर जनाब इनसे कहा, उन्होंने कहा जी सिंध पर तो हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सिंध तो हम हर सूरत लेंगे। और दूसरे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब से भी कहा गया है कि देखिए आप इंटरम पीरियड के लिए आए हैं, आपने हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपने हर सूरत पूरी करनी। एक बाकायदा पीपल्स पार्टी की तरफ से एक जनाब बंदे को वो यूँ समझ ले कि अभी ताज़ा उसको कराची में ओहदा मिला है, उसको जनाब ज़िम्मेदारी दी गई है, फोकल पर्सन बनाया गया है, वो वज़ीर आला के साहब के साथ रहेंगे और उनको इंस्ट्रक्शंस जनाब दी जाती रहेंगी। और वो इस वक्त पुल सरात पे खड़े हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात भी माननी है, उन्होंने जनाब इस्टेब्लिशमेंट की बात भी माननी है, और जिन्होंने उनकी ज़िम्मेदारी दी है कामरान टेसूरी की बात भी माननी है, उन्होंने MKM को भी कुछ ना कुछ। तो ये जनाब इस तरीके से ये बाकायदा पैक्ट हुआ है। और ये जनाब जो 66 साल इनकी उम्र है, हमारे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब की सुप्रीम कोर्ट से ये रिटायर हुए हैं 4 अप्रैल 2022 को, यानी 10 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उसके 6 दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा रिटायर हुए थे। और 2003 में जनाब ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, 2015 में जाकर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और वहाँ उसके जज बने थे। अच्छा, ज़िमरन और भी अर्ज़ कर दूँ कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पर 2013 पर में एक दहशतगर्द हमला भी किया था, जिनमें उनके 9 अफराद जनाब शहीद हो गए थे, और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब उस वक्त ज़ख्मी भी हुए थे। मतलब ये शुरू से ही पीपल्स पार्टी के स्टांस पे है, उनके साथ दे रहे हैं। और जो उनका मुखालिफ नुक्ता नज़र है, आजकल तो खैर पीपल्स पार्टी का मुखालिफ नुक्ता नज़र है ही नहीं, वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, और उनका जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ स्टांस था वो ख़त्म हो गया। लेकिन उस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ स्टांस था तो उस वक्त उन पर हमला भी किया गया था। तो ये जनाब असल ख़बर ये नहीं है, असल ख़बर ये है कि शराइत बहुत सख्त हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की माननी पड़ेगी और पीपल्स पार्टी को जस्ट उनकी बात सुननी पड़ेगी। और ज़मानत जो दी है दरमियान में, वो कामरान टेसूरी जो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनाब अपॉइंटेड हैं, उन्होंने ज़मानत दी है, और इस तरीके से जनाब रात गए मामला हल हुआ है। वरना ये अगर इलेक्शन कमीशन में चला जाता तो फिर और भी मामला खड़ा हो जाना था। क्यों कि सख्ती से कहा गया था कि आपने बंदों के नाम नहीं देने, क्योंकि अगर नाम देकर इलेक्शन कमीशन में भेजा जाए तो फिर तो महदूद होता है, फिर उन्हीं में से सिलेक्ट करना होता है। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसमें ख़ास तौर पर सख्ती की है कि ना अपोजिशन की तरफ से नाम आएंगे ना गवर्नमेंट की तरफ से नाम आएंगे, बल्कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन में पहुंचता है तो फिर ऊपर से जो नाम आएंगे वो नाम फाइनल होगा। ये अब तक की कहानी थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।